पैगंबर मोहनदास करमचंद गांधी, ये एक नया परिचय है उन गांधी जी का जिनको कभी लोग महात्मा गांधी कहते हैं, कुछ ने तो उनको राष्ट्रपिता तक बना डाला। यानी वह राष्ट्र जो सनातन है, जिसकी जड़ें कितनी प्राचीन है किसी को कोई उसका भान नहीं है। उसके उपरांत भी आइए आज बात करते हैं तुफैल चतुर्वेदी जी से इस नए पैगंबरवाद, इस नव पैगंबरवाद के ऊपर। नमस्ते सभी दर्शकों को, नमस्ते तुफैल जी को, आपका स्वागत है। आज वर्ष के दिन ये रिकॉर्डिंग चलाने जा रहे हैं और कुछ तथ्य आपके ध्यान में लाऊं। मोहनदास करमचंद गांधी, इनके बारे में एक ब्रिटिश एमपी थे एलन विल्किंसन, जो 1945 से 47 तक ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन थे, एमपी थे, लोअर हाउस में, हाउस ऑफ कॉमन्स में, और ब्रिटिश कैबिनेट में भी थे, मंत्री थे। उन्होंने एक बात कही थी, मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ फिर हिंदी में अनुवाद करता हूँ। उन्होंने कहा था, गांधी वॉज द बेस्ट पुलिसमैन द ब्रिटिश एवर हैड इन इंडिया। गांधी जो थे वो बिल्कुल सबसे अच्छे पुलिसमैन थे ब्रिटिश के लिए भारत में। हमारे ट्रांसफ़र ऑफ पावर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब बाहर आ चुके हैं। ट्रांसफ़र ऑफ पावर डॉक्यूमेंट्स, जिनको भी जो मैं बात कह रहा हूँ उनके वेरिफिकेशन करना हो, वो ट्रांसफ़र ऑफ पावर डॉक्यूमेंट से देख सकते हैं। क्लेमेंट एटली ने, जब वो यहाँ विजिट पर आए थे कलकत्ता में, उस समय गवर्नर का चार्ज चीफ जस्टिस थे चक्रवर्ती साहब, उनके पास था। उनको कहा था कि गांधी का स्वतंत्रता में ना के बराबर रोल था, जो ब्रिटिश के जल्दी छोड़ के जाने में ना के बराबर रोल था। और उन्होंने 3 बार रिपीट किया, इट वाज बोस बोस बोस। हमारे संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, जिनको कई बार लोग संविधान का निर्माता भी कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत सारी बातें कही हैं। उसमें 2 बातें मुख्य हैं, वो मैं रख देता हूँ। एक तो उन्होंने ये कहा था कि यद्यपि काम बुरा था, लेकिन गांधी जी की जो मृत्यु है उससे देश को बहुत रिलीफ मिली। कहा गांधी की जो डेथ है वो कई बार जो है, बाइबल में कहा गया है कि कई बार बुरे कामों का अच्छा नतीजा होता है, तो गांधी की जो मृत्यु है वो भी एक इसी श्रेणी में आनी चाहिए। उन्होंने उसी पत्र में जो उसके उद्धृत है और अंबेडकर के वर्क्स में आपको मिल जाएगा, उसमें ये भी कहा कि गांधी का अस्तित्व भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया था। ये तो वो अंबेडकर हैं, उनकी भी आजकल जो है वो कांग्रेस के लिए बराबर के लिए वंदनीय हैं जितने उनके लिए गांधी वंदनीय है। तो ऐसे में गांधी को एक पैगंबर की तरह बना के, और यदि कोई गांधी के बारे में कुछ कहे, कुछ अशिष्ट भी कहे, तो उस पर धारा 153 ए जो आईपीसी की है, जिसका अर्थ होता है कि 2 वर्गों में वैमनस्य पैदा करना या 2 वर्गों में झगड़ा पैदा करना, वह कैसे लगाया जा सकता है। आपको कांग्रेस के इस कृत्य के बारे में जो छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है, इन सब तथ्यों के प्रकाश में आप क्या सोचते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रिय विषय है ये, जिसके लिए आपने मुझे आमंत्रित किया।
एक जोरदार चीज सामने आई 153 ए लगाने से। ये दो वर्गों का झगड़ा है, यानी सामने से बात है कि हिंदू मुस्लिम। तो गांधी को इस्लामी लीडर कांग्रेस ने अंततोगत्वा मान लिया जो वो थे। उनके जीवन के प्रत्येक कार्य के पीछे अगर आप देखेंगे तो उसमें दिखाई देता है कि वो इस्लाम के प्रति बहुत सजग और बहुत ही हर प्रकार से उसको छूट देने के आदी। गांधी की जो अपब्रिंगिंग है वो टॉल्स्टॉय की है। उसको पढ़कर उन्होंने क्रिश्चियनिटी को समझा और उसको पढ़कर ही उन्होंने विश्व को समझा। टॉल्स्टॉय कोई बहुत इतिहासकार नहीं थे, कोई बहुत बड़े राजनीतिज्ञ नहीं थे, मगर वो उन्होंने उसी खिड़की से आसमान देखा और उसके हिसाब से ही बात करते थे। तो उसमें गांधी के स्वभाव में था चमत्कार कर देने का कि मैं यूं करूंगा और इतना बड़ा एक इससे हंगामा खड़ा हो जाएगा, एक बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। वो ऐसी बातों में यकीन करते थे। परिणाम ये था कि उनके जीवन के जो कार्य हैं वो इतनी बुरी तरह से मुंह के बल गिरे। आप गांधी के ईमानदारी से छान फटक करें तो आप पाएंगे कि गांधी के जीवन में नहीं, कांग्रेस के जीवन में ही भारत की स्वतंत्रता का क्या योगदान है, कौन से काम करे हैं और किए हैं तो वो कितने क्षण के लिए किए हैं। तो ये जो 153 का प्रयोग किया, जैसे गांधी ने पूरी कोशिश की कि आर्य समाज नष्ट हो जाए या आर्य समाज निपट जाए, उसके लीडर्स मारे गए तो गांधी ने उसमें उनके मारे जाने के प्रति सजगता दिखाई। उसमें स्वामी श्रद्धानंद मारे गए तो उनके हत्यारे रशीद के लिए तो यहां तक कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया जो मैं स्वयं न करना चाहूं। महाशय राजपाल की हत्या के पीछे गांधी ने अगर लेख न लिखा होता, क्योंकि कोर्ट से तो वो हार चुके थे रंगीला रसूल पर, उसके बाद ये सारे पंगे उन्होंने खड़े किए। खिलाफत मूवमेंट में भारत को धकेला, कांग्रेस को धकेला, बगैर किसी की रजा के, बगैर किसी वर्किंग कमेटी के। तो वो मूलतः इस्लामियों को अपने पक्ष में लाने के मनस्थिति से काम करते थे, वो लीडर ही उनके थे। तो 153 ये लगाकर ये उस कांग्रेस ने मान लिया है कि गांधी मुसलमानों के लीडर थे और आप इस्लामियों का हृदय नहीं दुखा सकते। ये बिल्कुल ठीक बात है। दूसरे, इस पर कांग्रेसियों का जोर क्यों है? गांधी राष्ट्र के लीडर है, राष्ट्रपिता कहते हैं उसको। कोई राष्ट्र का पिता नहीं होता। रामकृष्ण भी इसके बाप नहीं, गांधी का इसके बाप बन जाएंगे। पाकिस्तान के पिता हैं जिसके पक्ष में उन्होंने मतदान करवाया था कांग्रेस वर्किंग कमेटी, वो उसके बने। भारत के नहीं हो सकते। फिर भी कांग्रेसी जोर क्यों देते हैं? इसका कोई कारण होना चाहिए। कारण यह है कि गांधी मरने से पहले एक बोझ बन गए थे कांग्रेस पर भी, भारत पर भी। लोगों के जुलूस निकलते थे, नारेबाजियां होती थी, गांधी को मर जाने दो। आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, तभी उन्हें गोली मारी गई थी। सारी बातें हो रही थी, 55 करोड़ का पैसा झमेला था, मस्जिदों से लोगों को निकालने का। जो ठंड में पाकिस्तान से आए हुए हिंदू रह रहे थे उनको जबरदस्ती निकाला गया था, गांधी इस पर भूख हड़ताल में बैठे थे। ये सारे कारण थे। हंगामा हो रहा था। गांधी के मरते ही दूसरे को मुंह काला करने के लिए, अपमानित करने के लिए और आरोप को तथ्य की तरह प्रस्तुत करो, एक रणनीति होती है राजनीति की। वामपंथी इसमें माहिर हैं। तो आरोप को तथ्यों की तरह प्रस्तुत करने के लिए गांधी का वध प्रयोग होने लगा कि तुमने गांधी को मारा। अब इसकी सफाई कौन दे, कैसे देगा, क्या करेगा? तो किसी को दुष्चरित्र बना कि किसी कुत्ते को मारना है तो पहले उसे घोषित करो, उसके बाद उसे गोली मार दो। वो जो एक राजनीतिक षड्यंत्र है, उसका हिस्सा गांधी उसकी सबसे बड़ी कैनन बन गए, सबसे बड़ी तोप बन गए हैं। कांग्रेस के लोग इसीलिए उनको लिए घूमते हैं और इसीलिए उनके जरिए से फायर करते हैं। फायर गांधी नहीं कर रहे हैं, गांधी के कंधे के पीछे से कैनन फायर कर रही है, मगर गांधी को सामने खड़ा कर रखा है। कुलदीप नैयर साहब ने मुझसे कहा था निजी रूप से कि संघ के लोग गांधी की हत्या ने, तो मैंने उनसे पूछा कि किसी संघ के व्यक्ति को सजा हुई थी, मुकदमे में साबित हुआ था? तो बोले नहीं, विचारधारा। उनका विचारधारा हत्याएं करती है या उसके टूल हत्या करते हैं, मगर उनको जब कुछ कहने के लिए नहीं होता तो ये सबसे आसान है कि आरोप को इस तरह से प्रयोग करो कि दूसरे को जलील करो। तो ये गांधी को एक लेबल बना रखा है। और खराब बात यह है कि इस समय हवा बिल्कुल उल्टी बह रही है सोशल मीडिया में, क्योंकि अखबार में तो कोई जवाब देने का तरीका है नहीं, मगर सोशल मीडिया में गांधी के पक्ष में कोई एक लाइन लिख दे तो 1,500 कमेंट आते हैं गालियां भरे। और इस समय मोदी जी पीछे हटे,
इस समय बीजेपी के लोग पीछे हटे या आरएसएस के लोग पीछे हटे, ये गलत है, क्योंकि इस तथ्य से लोग पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है, लोग समझ गए हैं कि सच क्या है। तो ये समय इस धारा के साथ इस वेगवती नदी में गरजते बरसते आगे बढ़ने का है, इस किनारे बैठने का नहीं है ये समय, ऐसा मेरा कहना है। तो जो कार्य आप कर रहे हैं या हम कर रहे हैं और सारे लोग कर रहे हैं, इसकी लीड लेनी चाहिए कि भाई कुछ भी हो, आखिर पैगंबर को भी तो हम बात करते हैं ना, उसके जीवन के बारे में बात करते हैं, तो कोई व्यक्ति इतना पवित्र कैसे हो सकता है कि उस पर बात ही ना की जाए। ऋषियों पर बात कर सकते हैं, हम चक्रवर्ती सम्राटों पर बात कर सकते हैं, गांधी सबसे बड़ा हो गया, ये कैसे होगा? तो ये तो किसी को पैगंबर बनाने का क्या मतलब है? कुछ सेंस ही नहीं है, तो बात ही बेहुदा है और भारतीय परंपरा के बिल्कुल विपरीत है। हम किसी भी विषय पर तर्क पे तर्क चर्चा करेंगे। 8 प्रकार हैं तर्क के, उसमें वितंडा भी आता है, सारी की सारी बातें होंगी। तो ये तो गांधी को इस तरह से किया जा रहा है, बहुत गलत बात है, अनुचित है। देखिए, गांधी ने अपने जीवन में कोई ऐसी बड़ी किताब कोई नहीं लिखी। उनका जितना भी आप देखेंगे कलेक्टेड वर्क्स ऑफ गांधी जितने भी हैं, वो उनके जो उनकी चिट्ठियां हैं उसमें, उनके लिखे हुए आर्टिकल्स हैं उसके अंदर, और एक किताब है छोटी सी जो एक बुकलेट साइज में लगभग 100 पृष्ठ की है, उसका नाम है हिंद स्वराज्य। और उस हिंद स्वराज की जो भी तथाकथित गांधीवादी या समर्पित गांधीवादी जो भी हैं, उस हिंद स्वराज्य का नाम ले लेकर और ऐसा देखते हैं जैसे कि वो किसी प्रकार की बाइबल हो, वो गांधी के विचारों का फाउंडेशनल टेक्स्ट, गांधी के विचारों की नींव मानी जाती है। और उसको यदि आप पढ़ें, वो अधिक समय नहीं लगता, आधे घंटे में पूरी किताब आप वो पढ़ सकते हैं। बुकलेट टाइप की है, छोटी सी बुकलेट है। तो उसको पढ़ने के बाद, जैसे मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, अभी 2-3 दिन पहले ये जब विषय चल रहा था, तो मैंने उसको एक बार फिर से पलटा और पूरा एक उस पे मैंने कई सारे ट्वीट भी किए। उसको पढ़ के कोई भी व्यक्ति जो भी सामान्य प्रज्ञा का कोई व्यक्ति है, तो उसको ऐसा लगे कि ये किस सन की आदमी ने लिखा है, यदि ये नहीं बताया जाए कि ये महात्मा गांधी के विचार हैं। और उसमें कैसी-कैसी बातें लिखी हुई हैं। गाय के वध के बारे में लिखते हैं कि आप गाय का वध करने से हिंदू के मन में हिंसा की भावना नहीं जागनी चाहिए। यदि उसको जो मुसलमान ने किसी ने ये किया भी है, तो भी उसको उस मुस्लिम की चरण वंदना करनी चाहिए। उससे उसके मन में सौम्यता आएगी और वो आगे से यह काम नहीं करेगा। ऐसा एक और वो कहते हैं कि चोर के बारे में कहते हैं कि मान लीजिए आपके घर में आपका पिता चोरी करने आ जाए, तो आप क्या करेंगे? अब ये ऐसा एक प्रश्न है जो मेरी सामान्य से बुद्धि में तो आ नहीं सकता था। फिर उसी में आगे लिखते हैं कि यदि कोई चोर या लुटेरा आपके यहाँ आता है, तो यदि आप उससे प्रतिशोध लेंगे, आप उसका प्रतिरोध करेंगे, तो हिंसा होगी और उससे निश्चित रूप से एक हिंसा का वातावरण बनेगा, अशांति फैलेगी। तो यदि आप अपना सारा सामान इस तरह से रखें कि कोई चोर यदि आए तो उसको आसानी हो वो सारा सामान ले जाने की, और आप उसका प्रतिरोध नहीं करेंगे, तो वो एक बार करेगा चोरी, 2 बार करेगा, और फिर उसका जो व्यवहार है वो आपके प्रति नरम होकर वो अपना व्यवहार बदल देगा। तो इस प्रकार की धारणा रखने वाले व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? बॉडम एक चीज़ और कही थी मैं, और ऐड कर दूँ कि इस्लाम जो है वो शांति का मज़हब है। ये उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। टॉल्स्टॉय नॉवेलिस्ट हैं, नॉवेलिस्ट के हाथ में पात्र होता है कि वो जैसे चाहे पात्र को टिल्ट कर ले। उसको पढ़कर आप समाज में प्रयोग करने के नाम पर कुछ अंड-बंड करने लगें, तो उसके परिणाम आपकी इच्छा से कैसे आएंगे? गांधी के पक्ष में या उनकी चालाकी ये है कि वो जिस समय राजनीति करते हैं, जो मूलतः उनका चरित्र है, वो सारा जीवन राजनीति के क्षेत्र में ही रहे। राजनीति में वो महात्मा बताए जाते हैं।
जिसका कोई मतलब नहीं है। निपटना है मुस्लिम लीग से, निपटना है हिंदू महासभा से, निपटना है सोशलिस्टों से, निपटना है कम्युनिस्टों से। अंतर द्वंद्व हो रहे हैं, कांग्रेस की राजनीति में लगातार हाहाकार मचा हुआ है। आपको इन सब से निपटना है और आप बातें कर रहे हैं, वहां अपने आश्रम में बैठे हुए ब्रह्मचर्य के प्रयोग कर रहे हैं और बेसिर पैर के मशवरे लोगों को दे रहे हैं। कैसे कुछ होने वाला है? कैसे कोई परिणाम आ सकता है? ये कहना कि मुझे मेरे घर में चोरी न हो इसके लिए मैं चोर के प्रति सजग हो जाऊं, तो इसके लिए तर्क ये लाया जाता है कि विचार कीजिए, अगर आपका पिता आपके घर में चोरी करे, पिता को चोरी करने की इतनी गधेपन का तर्क देने की किसी को सूझ कैसे सकती है? मेरा पिता मेरे घर में चोरी क्यों करेगा? वैसे ही उसका सब कुछ है, नहीं है तो भी मांगेगा, बात करेगा चोरी करने की, और उसके फिर तर्क देना कि उसके लिए। और ये उन्होंने पाप पूर्ण कृत्य की हद तक किया है। पाकिस्तान से जो विस्थापित आए, लुटे पिटे, जिनके बहु बेटियों के साथ अनाचार हुआ, उन्हें सुझाव दिया कि तुम वहीं रहकर मर जाओ, अहिंसा के लिए प्राण दे दो। ये काम करने के लिए जाना था। दिल्ली में भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, कराची जाके बैठे होते, लाहौर जाके बैठे होते, ढाका जाके बैठे होते, मुसलमानों में 2 मिनट पता लग जाता कि क्या औकात है तुम्हारी। ये सारे प्रयोग हिंदुओं के साथ होते थे, चूंकि वो सीधे साधे थे। और विभाजन के खिलाफ ही बैठ गए होते तो भी मान लेते। कुछ कुछ जब ये कहा था कि मेरे शरीर पर, मेरे शव पर विभाजन होगा, मेरी लाश पे विभाजन होगा, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में अड़ गए होते। प्रस्ताव तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में विभाजन का गिर गया था। गांधी थे जिन्होंने ये सारी दोबारा से उसकी भूमिका बनाई और दोबारा मत विभाजन कराया। डॉक्यूमेंटेड है सारे तथ्य। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कोई छिपाने वाली चीजें थोड़ी है। तो विभाजन के मूल पापी आप विभाजन से उजड़ कर धर्म के कारण आए। वो लोग मुसलमान बनते तो वहीं रह सकते थे। कष्ट उठाकर, बहन बेटियां लुटवाकर, बलात्कार सह के, जख्मी, घायल, परेशान, बिल्कुल लुटे हुए, सिर्फ पहनने के एक जोड़ी कपड़ा। मैंने नहीं देखा, मेरे पिता बताते थे कि विभाजन के बाद जब लोग आए थे तो इतनी बुरी स्थिति थी। नल पर नहाती थी स्त्रियां तो बदलने के लिए कुछ नहीं होता था, चुन्नी लपेट के नहाती थी और उसके बाद वही कपड़ा पहन के, या उसको धोकर डाल लेते थे, जब सूख जाता तो पहन लेते थे। इतनी भयानक कष्ट किस लिए भोगे? धर्म बचाना था ना, इसीलिए। उन लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कता था ये आदमी। इस्लामियों के सामने मुंह में दही जम गया, हमेशा जबान बिल्ली ले जाती थी, कोई एक लफ्ज नहीं बोल सका। जो हिंदू पौरुष था उसको नष्ट करने का भयानक पाप किया, पूरे पूरे समाज के पौरुष को। क्योंकि समाज में पौरुष विकसित करना नेताओं का, राजनीतिज्ञों का, संगठनों का, चक्रवर्ती सम्राटों का, सेनापतियों का कार्य होता है। वो सब कुछ एक भूमिका, अंग्रेजों के समर्थन से, जो ये बात आपने कही कि वो बेस्ट पुलिसमैन था कांग्रेस का, वो अंग्रेजों का, बिल्कुल ठीक बात है। जुलू वॉर में अंग्रेजों की तरफ से काम किया। जिस समय जलियांवाला बाग कांड हुआ था तो उस समय गांधी ने वो पदक लौटाए हैं जो अंग्रेजों से मिले थे। गांधी के कारपोरल सार्जेंट के नाते फोटोग्राफ्स उपलब्ध हैं। मैं गांधी के व्यक्ति के चरित्र को नहीं रो रहा हूं, मगर उसके कारण से जो स्थिति आई है कि समाज का पौरुष नष्ट हुआ, उस पौरुष को वापस विकसित करना है तो गांधी की तो चिंदी चिंदी बखेरी जाएगी, कोई विकल्प नहीं है। और गांधी ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें छिपाने की बात हो। गांधी की अपनी पत्नी मैं थोड़ा सा तथ्यात्मक सुधार करूंगा। जी, गांधी को कैसर हिंद दिया गया था जी, और रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड दी गई थी। जालियांवाला बाग के तुरंत बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड लौटा दी थी। महात्मा गांधी ने कैसर हिंद नहीं लौटाया था। उन्होंने कब लौटाया? उन्होंने खिलाफत आंदोलन जब छेड़ दिया गया उसके बाद लौटाया। बिल्कुल ठीक आपने कहा। वो खिलाफत मूवमेंट के बाद लौटाया, यानी इस्लामियों के कारण वो लौटाया। ठीक उन्होंने किया। अब स्थिति ये है, गांधी के बारे में 2 किताबें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो शंकर शरण की किताब है गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग, एक दयाशंकर शुक्ल सागर की है महात्मा गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग। गांधी का जो वाङ्मय है, वाङ्मय बेसिकली है क्या? कांग्रेस के जमाने में भारत सरकार ने, गांधी ने स्टैंप के पीछे भी अगर कोई एक लफ्ज लिखा है तो वो भी डॉक्यूमेंट करा लिया है, सब कुछ छाप लिया है, काफी बड़ा कुछ। उसमें गांधी की अपनी पत्नी कस्तूरबा का पत्र अपने पुत्र के नाम वो भी छपा हुआ है।
वो लिखती हैं कि तुम्हारा बाप फुंकारने वाला सांप है। कस्तूरबा कह सकती है फुंकारने वाला सांप, हम क्यों नहीं कह सकते? हम तो उनके शब्द ही दोहरा रहे हैं, तो ये तथ्य तो लाने ही पड़ेंगे। और गांधी का वाक्य भी है कस्तूरबा के लिए कि तुम्हारी मां झगड़ने वाली चुड़ैल है। क्योंकि गांधी के पति पत्नी के संबंध जो पिक्चर में तो ऐसे दिखाए जाते हैं कि माँ माँ एक दूसरे के माँ बाप बने हुए हैं, सच ये नहीं है। आश्रम में हाहाकार मचा रहता था उनके ब्रह्मचर्य के प्रयोगों के कारण से। वो ऐसे बेट सिर पैर के काम, ब्रह्मचर्य तो हमारे ऋषि अनंत काल से धारण करते हैं। मगर ये लड़कियों के साथ नंगा सोना, उनसे ये स्नान प्रयोग मालिश किसी ने नहीं करना, किया। ये पहली बार सुना। कोई कांग्रेसी अगर कहता कि नहीं औरों ने भी करे तो वो कृपया बताए कि किस किस ने करे, हम जानना चाहते हैं। नेहरू जरूर जी ने जानना। किया उसके बाद में। नहीं, वो ब्रह्मचर्य के प्रयोग नहीं थे, वो ब्रह्मचर्य के खंडित करने के प्रयोग थे। हाँ, ये मगर तथ्य तो सामने लाने ही पड़ेंगे, और ये सब डॉक्यूमेंटेड है, कोई छिपाने की बात नहीं है। उनका बेटा मुसलमान बन गया था, ये सच है। आर्य समाज की मदद से उसको वापस हिंदू बनाना पड़ा, ये सच है। तो ऐसी स्थितियां क्यों आई, ये तो तथ्यात्मक है। तो गांधी को अवध्य मानकर कि वो परम पूजित है, उस पर कोई बात ही नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? निश्चित रूप से करेंगे। और इस काल में जब मुंह खोलने पर पाबंदी नहीं है, हम किसी इस्लामी स्टेट में नहीं है कि जबान काट दी जाए, गला हमारा उतार दिया जाए, वाजिबुल कत्ल नहीं है हम, तो हमें बात करने का अधिकार है। मगर ये 153 नहीं लगाना, ये बहुत सही कदम है। इससे स्पष्ट होता है कि गांधी इस्लामी लीडर था और मुसलमानों को इससे कष्ट पहुंचेगा। ये यूं ही नहीं है कि गांधी मरा तो पाकिस्तान से फैज अहमद फैज, उनकी बेटी ने कहा था कि वो गांधी की उस शव यात्रा में आंसू बहाने आए थे पाकिस्तान से, क्योंकि वो बेसिकली लीडर उन्हीं का था। पाकिस्तान में झंडे नीचे किए गए थे। हाँ, इसीलिए कि पाकिस्तान बनाने में सबसे बड़ा योगदान है। ये तो बड़ी गलत बात है कि उन्होंने उसे राष्ट्रपिता नहीं बनाया, राष्ट्रपिता तो वो पाकिस्तान के ही हैं। राष्ट्रपिता तो वो पाकिस्तान के, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, मैं भी यही कहता हूँ कि वो राष्ट्रपिता भारत हैं का और विभाजन वो के लिए पाकिस्तान जो के राष्ट्रपिता हैं। आखिरी तलवार चलाई है, आखिरी कील ठोकी है, वो गांधी ने ठोकी है। ये तो तथ्य है। तो इस बात को क्यों नहीं कहा जा सकता? 153 हो या कोई सी धारा हो, मगर ये सत्य तो बोलना ही पड़ेगा। और मैं एक हाल में मेरा मन है कि मैं 4-5 सीरीज की गांधी के बारे में एक तथ्यात्मक बहस चर्चा करूं कि क्या सच रहा है और गांधी ने क्या क्या किया है और कैसा कैसा हमारी दुर्गत हुई है। क्योंकि अगर सच को हम नहीं छान फटक करेंगे, सच के बारे में नहीं लाएंगे, कूड़ा नहीं उड़ाएंगे, तो सही चीजें हाथ में कैसी आएंगी? हम टर्मोइल पर हैं, हम उस मोड़ पर हैं कि हम राष्ट्र को दिशा दे रहे हैं। भविष्य क्या तय होगा, हमारी संतानें किस भारत में सांस लेंगी, इसको तय करने का एक क्षण है। इस क्षण में अगर हम चूक गए तो वही गलती हमसे होगी जो 47 में भारत से हुई थी। वो गलती अब और दोहराने नहीं एक देंगे। मैं आपको और निवेदन करूँ, ये आपके पैगंबर गांधी के बारे में अभी 2-3 दिन पहले प्रोफेसर कपिल कुमार के साथ मैंने एक शो किया था, और उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफ़र ऑफ पावर के आए हैं, उनका काफ़ी घोर अध्ययन किया है, और उसके अतिरिक्त भी उन्होंने बहुत सारे और डॉक्यूमेंटेशन निकाले हैं, जिसमें से उन्होंने एक जो बड़ा एक गंभीर रहस्योद्घाटन किया, और वो ये किया कि जब सुभाष चंद्र बोस गांधी जी की इच्छा के विपरीत दूसरी बार अध्यक्ष चुन लिए गए, तो उनकी इच्छा विपरीत क्यों थी, उसके बारे में रहस्योद्घाटन ये हुआ है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के पेपर्स में ये डॉक्यूमेंट मिला है कि वायसरॉय ने कृपलानी जी के माध्यम से एक फाइल गांधी जी को भेजी, जिसमें ये लिखा हुआ था कि किस तरह से बोस जो है एक वॉलंटियर फोर्स तैयार कर रहे हैं अंग्रेज़ों के विरुद्ध। और उसको देखते ही गांधी जी जो है वो चमक गए, और उन्होंने कहा कि नहीं, बोस जो है वो दोबारा प्रेसिडेंट नहीं बनने चाहिए।
और जब वो उनकी इच्छा के विरुद्ध प्रेसिडेंट बन गए तो उनको उनकी पसंद की एग्जीक्यूटिव कमेटी, वर्किंग कमेटी नहीं बनाने दी। जनरल सेक्रेटरी बना दिया कृपलानी को, जो उनकी बात नहीं मानता था, और स्थिति ऐसी क्रिएट कर दी कि अंततः बोस को इस्तीफा देना पड़ा। और इस्तीफा दे के फिर बाद में जब वो इस्तीफा दे दिया तो उनको उन्होंने अरेस्ट करवाया, नज़रबंद करवाया। और उस नज़रबंदी के बाद वो किसी तरह से निकल के और जाकर, और उनका जो पौरुष था उसके कारण हमको अंततः स्वतंत्रता जल्दी मिल गई। लेकिन उसमें भी लगातार बताते हैं, वो जो पूरा का पूरा जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें ये दिखाया गया है कि गांधी जी, नेहरू और अंग्रेज़ों के बीच में लगातार विचार विमर्श, लगातार आदान-प्रदान, फाइलें एक दूसरे की तरफ भेजी जानी, ये सब का सब लगातार होता रहा। और निश्चित रूप से ये रहस्योद्घाटन बहुत जल्दी होने वाला है कि नेहरू को गांधी ने प्राइम मिनिस्टर ब्रिटिश सरकार की संस्तुति पर ही बनवाया था। तथ्य आने वाले हैं, आप कुछ दिनों की प्रतीक्षा कीजिए, वो तथ्य आपके सामने आ जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति को आप राष्ट्रपिता कहेंगे या राष्ट्रघाती कहेंगे? इसमें कुछ कहने जैसा है ही नहीं, ये बिल्कुल तथ्य है, सबके सामने है। आखिर और ये इस हद तक विचित्र है कि भारत पर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया है। भारत का सेनाध्यक्ष और पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष एक ही है। पाकिस्तान तो आखिरी लम्हे में मुकर गया, वरना गवर्नर जनरल भी एक ही होता। विभाजन के बाद जो भारत स्वतंत्र हुआ है, ये स्वतंत्र हुआ भी है, ये भी संदेहास्पद है। नहीं, ये तो वो सब तो क्लियर अंग्रेज है, तो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है वो, स्वतंत्रता थोड़े ही है। मैं एक इसमें आपको और तथ्य बता देता हूँ, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947, उस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में डोमिनियन स्टेटस तो लिखा ही हुआ है, वो आज भी लिखा हुआ है वैसे तो डोमिनियन स्टेटस का। और उसका आर्टिकल सेक्शन 1 है, और उसके सेक्शन 2 में ये लिखा हुआ है कि जो संप्रभुता है वो किंग एम्परर के पास रहेगी ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद। उसमें सब जगह शब्द डोमिनियन स्टेटस यूज हुआ है, उसमें शब्द सब जगह ट्रांसफर ऑफ पावर यूज हुआ है। केवल इतना सा है कि जो उसका टाइटल है उसमें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लिखा हुआ है, वो इंडिपेंडेंस वहाँ पे अलावा उसके अतिरिक्त और कहीं नहीं है। सेक्शन 2 में सॉवरेंटी जो है वो एम्परर के पास है, और वो उसका जो अमेंडमेंट है वो जाकर होता है 1976 में। वो जो सेक्शन 2 रिपील होता है जाके 1976 में, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आज भी कायम है, रिपील नहीं हुआ है, ये ध्यान रहे। हालांकि भारत ने अपने संविधान में लिख दिया कि दे आर रिपील्ड। अरे भाई, भारत कौन होता है? अंग्रेजों का लॉ हम कैसे रिपील कर देंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 दोनों ब्रिटिश पार्लियामेंट के कानून है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने आज तक उनको रिपील नहीं किया है, आपने अपने संविधान में रिपील कर दिया। 1976 तक तो आप डायरेक्टली उनकी सॉवरेंटी में थे बाय लॉ, आपने कभी उसके ऊपर आपत्ति नहीं की। 1976 में उन्होंने देखा होगा कि भई अब वापस कब्जा लेना संभव नहीं है, तो इसको हटा दो। तो ये पूरी तरह से उनकी दया पर, उनके मेहरबानी पर ये बना हुआ एक, जिसको बम्बई की भाषा में कहते हैं मांडवाली। और उस मांडवाली में लेन-देन में ये कांग्रेस को भारत दिया गया, और ब्रिटिश चाहते थे अलग करना जो भी हिस्सा, वो अलग करके ले गए। ये सीधी-सी बात है, ये समझ आने इसमें इसमें मुझे नहीं लगता कि जनता को बहुत कुछ समझाने की आवश्यकता है। तो ये कांग्रेस क्या करना चाहती है, क्या बताना चाहती है कि ये पूरे के पूरे इन्होंने दलाली खाई 1947 में? देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है और ये बात स्पष्ट थी, मगर अब कठिनाई क्या है कि इसको फैलाने का काम या इसके हिसाब से योजना बनाने का काम राजनीतिक दलों का है। और राजनीतिक दल इस समय केंद्र में भाजपा है, अन्य प्रांतों में भाजपा है, वो कोई एक्शन एक्शन नहीं लेती।
देखिए, कांग्रेस ने कालीचरण जी को गिरफ्तार कर लिया, दूसरे प्रांत में जाकर पुलिस भेज के गिरफ्तार करा लिया, एक्शन ले लिया। दिल्ली में मौलाना साद 1.5 साल, पौने 2 साल हो गए हैं। दिल्ली में प्रशासन किसका है, राज्य किसका है, किसका पुलिस है? केंद्र सरकार की। क्यों एक्शन नहीं लिया गया? दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है किसान आंदोलन के खिलाफ, कोई एक्शन नहीं लेते। शाहीन बाग होता है, कोई एक्शन नहीं लेते। इससे इमेज ये बनती है, मैसेज ये जाता है कि कांग्रेस जो चाहे करना चाहे कर सकती है और भाजपा के लोग कुछ नहीं करते। आफ्टर ऑल, गांधी की इन गलत बातों से जिस राष्ट्र का निर्माण होगा, जो दबदबाता हुआ तेजमय हिंदू राष्ट्र सामने आएगा, देश आलोकित होगा, उसकी राजनीतिक फसल किसके हाथ आएगी? भाजपा के। तो भाजपा को इस गति को बढ़ाना चाहिए। कांग्रेस प्रहार कर रही है, उसे 153 लगाने में दिक्कत नहीं है, वो मुस्लिम लीग की बी टीम बनने में को राजी है, मगर ये हिंदू टीम बन के का गोल करने में राजी नहीं है। ये बड़ी खराब बात है, जिस पर भाजपा के लोगों को पूरी गंभीरता से विचार करना चाहिए कि अंततोगत्वा ये तुम्हारा क्षेत्र है, तुम्हारा फील्ड है, इस फील्ड का गोल तुम्हारा गोल होगा। तो तुम नहीं गोल कर रहे हो, तुम्हारे साथी गोल कर रहे हैं, तुम्हारी तरफ से गोल हो रहा है, मगर कुल मिलाकर नंबर तुम्हारे बढ़ रहे हैं। तो इसकी फसल तो तुम इकट्ठी करो और इन लोगों को छत्र दो। कांग्रेस के लोग गड़बड़ करें, तुम्हारी तरफ से एक स्टेटमेंट नहीं आया इतनी बड़ी बात पर। कांग्रेस दबोच रही है, लगातार रगड़ रही है, आप चुप बैठे हैं, कह रहे हैं कि नहीं उसने यूं किया और गैर कानूनी काम फलाने पे। गैर कानूनी काम तुरंत एक्शन लो उस पर, एक्शन क्यों नहीं लेते हो? नहीं, इसमें क्या कानूनी काम, गैर कानूनी क्या है? आज भी खुले मंच से जो मुस्लिम नेता हैं, वो चारों तरफ याकूब मेनन की और आपकी कसाब की और इस तरह के जो भी टेररिस्ट हैं, उनके फेवर में बोलते घूमते हैं। उनको जुडिशियल मर्डर कहा जाता है। और वो क्या है वो अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये नारे भी लगते हैं। साथ साथ अरशद मदनी जो हैं, वो जब तालिबान की निंदा की जाती है कि वो तालिबान को आतंकवादी कहा जाता है, तो वो खुले मंच से ये कहते हैं कि यदि तालिबान आतंकवादी थे, यदि तालिबान आतंकवादी हैं, तो गांधी और नेहरू भी आतंकवादी थे। ये अरशद मदनी ने कहा है। ये वो ठीक कह रहा है, गांधी और नेहरू इस्लाम के ही लीडर हैं, इसलिए बिल्कुल ठीक कह रहा है वो। उसी कतार के आदमी हैं, ये हमारी कतार के नहीं है। बिल्कुल ठीक तो कह उनके रहा है। पैगंबर है, इसलिए उनके ऊपर अरशद मदनी कुछ कहेंगे तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होगी, कहने का मतलब ये। मगर प्रधानमंत्री का गला उतारने के लिए, या त्यागी जी के बारे में किराए के 25 लाख रुपए दूंगा, उनको उनका गला काट दीजिए, इस तरह की बातें होती हैं तो उस पर कोई एक्शन ही नहीं है, मजाक बना रखा है। यही स्थिति गांधी के साथ थी। गांधी ने भी कहा था स्वामी श्रद्धानंद के हत्यारे के लिए, उसका पक्ष लिया था, उसका फेवर किया था और ये कहा था कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया जो मैं न करना चाहूं। ये उसका है। ये जो क्या नाम है इसका, कांग्रेस का लीडर है जिसके नाम पर दिल्ली में रोड है, हाँ, आसफ अली रोड। आसफ अली ने इस प्रोसेशन की नमाज पढ़ाई थी। रशीद जो मारा गया, फांसी हुई है, उसके बाद उसकी लाश को दफनाया गया था, तो उस प्रोसेशन की नमाज जनाजा इसने पढ़ाई थी। ये गांधी का राइट हैंड था। गांधी ने इन बातों को हमेशा इग्नोर किया, कांग्रेस ने हमेशा इग्नोर किया। इसका विरोध सरकार में मिनिस्टर था आसफ अली। इसका विरोध तो होना ही चाहिए था, पार्टी से निकाल फेंक देना चाहिए था, मगर गांधी ने तो खुद ही ये सारे काम किए थे। खिलाफत मूवमेंट का सब असली लीडर तो गांधी था। अली भैया तो खामका के लिए हैं, उनका नाम तो फजूल में लिया जाता है। इस काम को जो सबसे ज्यादा एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है, वो मेहनत की है, वो गांधी ने की है। और ये बात समझ में नहीं आती कि भारत में अंग्रेजों के, मान लिया कि कांग्रेस अंग्रेजों के खिलाफ भारत में आंदोलन चला रही थी, तो जो स्वतंत्रता आंदोलन का नेता है वो अरबों पर तुर्की गुलामी लादने वाले के पक्ष में कैसे है?
ये कैसे ये हो? एक यक्ष प्रश्न है जिसका उत्तर कांग्रेस कभी नहीं देती। कि आखिर भारत में अगर अंग्रेज का शासन नहीं चाहिए तो अरब कंट्रीज पर तुर्कों का शासन क्यों हो? और तुर्कों के ये खिलाफ तुर्की में ही बगावत हुई थी। अंग्रेजों का समर्थन था मगर बगावत तुर्की से हुई थी। और जब यहां पर बड़ा आंदोलन चला तो तुर्कों ने ही तुर्की के खलीफा को निकाल के बाहर करा, तुर्क से बाहर भगा दिया था। तो इस आंदोलन का क्या सेंस है? तो देखिए ये जो 153 ये बहुत बढ़िया चीज है। उन्होंने बिल्कुल कांग्रेस के लोगों ने अंततोगत्वा मान लिया है कि कांग्रेस मूलतः मुस्लिम लीग की बी टीम है। ये बहुत सही बात है। और ये जो जिसमें ये भाषण हुए हैं और ये गांधी को थोड़ा कोसा गया है, कुछ गाली वाली दी है, कुछ किया है। मुझे कुछ लोगों से पता लगा है कि वो कांग्रेस के लोगों की का जी हाँ, जी हाँ, सम्मेलन था। ये कांग्रेस के लोगों का ही सम्मेलन था। तो लेकिन ये बात यदि मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि कोई उम, राजनीतिक दल भाजपा जैसा उसको यदि कांग्रेस द्वारा आयोजित सम्मेलन में किसी कारणवश गड़बड़ हो गई और बेसिकली जो ये किया गया था वो हिंदुइज्म वर्सेस हिंदुत्व वाला एजेंडा चलाने के लिए किया गया था ये आयोजन धर्म संसद का छत्तीसगढ़ में। लेकिन उसमें ध- जब ये गड़बड़ हो गई तो इनको तो कालीचरण महाराज के समर्थन में खड़े होके इतना ही तो कहना है कि भाई गोडसे की कृत्य की हम निंदा करते हैं लेकिन कालीचरण महाराज की अभिव्यक्ति का जो अधिकार है हम उसके पक्ष में हैं। इतना ही तो कहना है। ये भी ऐसे नहीं कठिनाई कहा क्या जा है सकता। कि कठिनाई ये है, देखिए, ये वैचारिक भ्रम है या ये कहिए कि जानबूझ के की हुई चीज है। गांधी वध क्यों एक पुस्तक है नाथुराम गोडसे जी के स्टेटमेंट्स की, जो गोपाल गोडसे जी ने छापी है। मैंने वो किताब शायद 74 में इमरजेंसी से पहले पढ़ी है, संघ कार्यालय में होती थी। गांधी वध क्यों किताब का प्रसार सारे भारत में केवल संघ कार्यालयों के माध्यम से होता था, कहे कोई कुछ भी, मगर सच यही है। और पुस्तकालय संघ कार्यालय की कोई 5,000 किताबें नहीं होती थी, 4, 6, 8, 10 किताबें होती, तो उसमें एक किताब होती थी, हम सब ने वो पढ़ी है। संघ की जो प्रातः स्मरण है उसमें गांधी का नाम है। तो या तो प्रातः स्मरण सही है जिसमें हर्ष का, नल का, विक्रमादित्य का, श्रेष्ठ मानधाता, भगीरथ, इन सब के नाम है, उनके साथ गांधी का नाम। अगर वो सच है तो ये पुस्तक कैसे है, और ये पुस्तक है तो सच क्या है? ये दो बिल्कुल विपरीत बातें हैं। ये मिक्स और भ्रमित मैसेज बहुत लंबे समय से संगठन के अंदर हैं, जिससे ये क्षण है कि बाहर आ जाना चाहिए, स्पष्ट कहना चाहिए कि भाई नाथुराम गॉडसे हत्या रहा है, उसमें तो कोई समस्या नहीं है, उन्होंने हत्या की है। मगर उनके स्टेटमेंट्स, वो उनकी कोई व्यक्तिगत झगड़ा थोड़ी था। गांधी ने उनकी बहन बेटी के साथ ब्रह्मचर्य प्रयोग थोड़ी करे थे, को पैसे मार लिए थे, जमीन दबा ली थी। वो पूना के लोग थे, वो काय को मारने आए दिल्ली, पास में नहीं है, पूरी व्यवस्था करके आए होंगे। और पढ़े लिखे लोग थे, पत्रकार थे, उन्हें मालूम था कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा, फिर भी उन्होंने मारा। क्यों मारा? गांधी के पक्ष में क्या तर्क है, उनके पक्ष में क्या तर्क है? अगर सिर्फ मारने भर से कोई पापी तय होता है तो जितने हमारे सैनिक हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र वाले, सारे ही राक्षस हैं। अगर लक्ष्य के कारण से तय होगा तो ये तो सीधी सी बात है। गांधी को मारने वालों के स्टेटमेंट्स उपलब्ध हैं। जस्टिस खोसला की पूरी किताब है इस सब्जेक्ट पर, तो वो क्या कहते हैं पता होना चाहिए। ये मौका है भाजपा के, संघ के लोगों को कि अपनी मूल धारा, जिसके सारे लोग हैं, हम सब संघ के लोग हैं, हम उसकी मूल धारा के लोग हैं। यही वातावरण है जो कालीचरण जी ने कहा है, इससे अलग कुछ नहीं है। ऊपर के लोग खामखा ये बात करते हैं, इससे बाहर आइए। हुआ ये है कि कालीचरण जी ने चद्दर खींच दी है गांधी की, और नीचे से हरी लंगोटी निकल आई। सीधी बात। तो ये तो सामने आएगा ही आएगा, जो पहन रखा है दिखाई देगा, झूठ बोलने से क्या होगा? तो इसे, ये तो बिल्कुल दिन के उजाले की तरह साफ है। चांद तारा लगा हुआ है उस लंगोटी पे, हरी एक सिर्फ हरी नहीं है वो। तो इसमें छिपाने की बात क्या है? ये टर्मोइल है और खुलकर सामने आना चाहिए। गांधी का एक
मैंने आर्टिकल कोट किया। 1 अक्टूबर 25 को यंग इंडिया में उन्होंने लिखा था। उसमें अपनी अहिंसा की जो मूर्खतापूर्ण एक जिद थी, उसके समर्थन में वो ये बोलते हैं कि यदि कृष्ण का पात्र जैसा कि महाभारत में लिखा हुआ है, उस तरह का ही कृष्ण का पात्र है, तो मैं फिर ऐसे कृष्ण को नहीं मानता। ये उनकी एक अत्यंत मूर्खतापूर्ण वक्तव्य है, जिसको हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, उनको ये जानना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए अमीयनाथ बोस ने, जो नेताजी के भांजे हैं, भतीजे हैं, अमीयनाथ बोस ने तो ये स्पष्ट कहा था कि गांधी वॉज नो सेंट, ही वॉज अ वेरी एस्ट्यूट पॉलिटिशियन, कि गांधी कोई संत महात्मा नहीं थे, वो एक बहुत ही चतुर राजनीतिज्ञ थे। मैं तो खैर राजनीतिज्ञ तो मानता हूँ, चतुर नहीं मानता। तो ये जो एक अहिंसा का जो एक ये ढोंग है, जिसको मैं कहता हूँ कि अहिंसा का, जिसको मैंने जितना भी गांधी वाङ्मय में इनकी अहिंसा की परिभाषा पढ़ी है, वो अहिंसा की परिभाषा पूरी तरह से हमारे शास्त्रों के विरुद्ध है। हमारे शास्त्रों की अहिंसा की परिभाषा ये है ही नहीं। धर्म की रक्षा के लिए यदि किसी का वध करना हो, तो उससे बड़ी अहिंसा कोई नहीं है। धर्म की रक्षा करने के लिए यदि आप चुप बैठे रहें और निरपराध व्यक्तियों का वध हो जाए, तो उससे बड़ी हिंसा कोई नहीं। महाभारत में ये मंत्र की तरह पवित्र वाक्य है, मनुस्मृति में भी है कि जो राजा प्रजा का रंजन नहीं करता, तो प्रजा का धर्म है कि राजा का वध कर दे। हत्या नहीं, वध कर दे, ये धर्म है। ये स्त्रैणता को, कापुरुष होने को, एक हिजड़ेपन को अहिंसा बताना, अहिंसा कायरता का पर्याय नहीं है, कायरता का पर्यायवाची नहीं है। गांधी ने तो ऐसी विचित्र बातें की, और उसका कारण यह था कि उनकी मानसिकता, जो उनका अध्ययन था, वो इसी प्रकार का था। बहुत ही मामूली चीजें, बहुत ही कमजोर बातें। गांधी का लिखा हुआ जिस किताब का आप जिक्र कर रहे हैं, उस किताब को कोई कायदे का आदमी पढ़ ले, एक पैरे का दूसरे पैरे से संबंध जोड़ना तो बड़ी बात है, एक वाक्य का दूसरे अगले ही वाक्य से संबंध जोड़ना मुश्किल होता है। एक बिल्कुल जैसे सन्निपात का प्रलाप हो कि आदमी कह क्या रहा है। वो गालिब का शेर है ना, बक रहा हूं जुनून में क्या क्या कुछ, कुछ न समझे खुदा करे कोई, वैसी वाली किताब है वो, बहुत ही बचकानी किताब। और इसी कारण से उस किताब का कहीं कोई जिक्र नहीं होता, कोई कांग्रेसी उसको कोट नहीं करता, उसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं होती, क्योंकि गांधी बौद्धिक रूप से बहुत ही औसत दर्जे के व्यक्ति हैं। राजनीतिक की चतुर छोड़िए, वो इस्लामियों के लिए यूजफुल इडियट थे, जिनका बिल्कुल। प्रयोग करके उन्होंने अपने आप को विकसित किया। वो यूजफुल इडियट ब्रिटिश और इस्लामी दोनों के लिए थे, और एक हिंदुओं के लिए तो एक घातक विष की तरह थे। एक पुस्तक है आरएसएस के उस समय एचवी शेषाद्री जी की जी हाँ। ट्रेजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन, और देश बंट गया, बहुत बढ़िया किताब है। उसमें तथ्यात्मक रूप से पूरी एक, कि कैसे कैसे गांधी ने कब टेक ओवर किया और उसके बाद क्या क्या चीजें छोड़ी, हिंदू पौरुष को कैसे नष्ट किया गया शांति के नाम पर, अहिंसा के नाम पर, हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर, और अंत तो गत्ता पर जिसका परावर्तन, जिन सारी योजनाओं का कुटिल परिणाम, खराब परिणाम, हिंदुओं के लिए बहुत विपरीत परिणाम आया विभाजन में। आप उसको पढ़ेंगे तो आप बार बार हर पन्ने से गांधी का चेहरा उभर के आता है, सामने दिखाई देता है कि ये लेकिन गांधी। आरएसएस वाले नहीं पढ़ते उसको आजकल, न पढ़ते हैं और न उस पे उसका कोई अनुगमन अनुसरण करते हैं। हाँ, करना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि उस किताब की जो निष्पत्ति है वो ये कि गांधी के पापों के कारण, और उसको, जिस कांग्रेस को वो लीड कर रहे थे, उसके कारण देश का विभाजन हुआ। तो फिर जिसने इतना बड़ा पाप किया, उसको दंड देने का तो कोई व्यवस्था
न्याय में नहीं थी। राष्ट्र दंड देगा कि नहीं, इसीलिए नाथूराम गॉडसे जी के लिए मैं शब्द प्रयोग करता हूं न्यायर्षि, जिन्होंने न्याय दिया और उस न्याय की कीमत अपनी जान से अदा की। उनकी व्यक्तिगत कोई झगड़ा नहीं था। तो वो काम जो उस पूरी किताब ट्रेजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन में बयान हुई है, उसकी पूर्णाहुति है ये। उस पूर्णाहुति को भद्दे ढंग से कालीचरण जी ने रखा है, मगर कुल मिलाकर उसका जो मुख्य पात्र है वो तो गांधी है। उसके बारे में बात कैसे रोकी जा सकती है? ये कैसे कहा जा सकता है? आखिर देश पर आक्रमण हुआ और उस समय गांधी आमरण अनशन खोलने की शर्त में जोड़ता है कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए जाने चाहिए। ये आग में घी डालना नहीं है तो और क्या है? ये बात आप बहस से कैसे हटा सकते हैं? गांधी को महात्मा कैसे बता सकते हैं जो भारत पर आक्रमण हुआ है, उस आक्रमण के समय पैसा देने की बात पर आमरण अनशन पर बैठा हुआ है। अब इस बात को, अगर इस बात से तिलमिला कर कोई गांधी को गाली दे रहा है तो आप इसे कैसे रोक सकते हैं? और ये कैसे कह सकते हैं कि परम पवित्र के साथ ये कैसे हो गया? ये तो नहीं हो सकता। तो ये विषय तो सामने आएगा ही आएगा और आ रहा ही, बहुत अच्छी बात। इसमें यह है कि जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं वो इस मोड़ पर सही रास्ते पर, सही रथ पर आ जाएं, सही मार्ग पर आ जाएं। राष्ट्र इस समय भरपूर गति के साथ राष्ट्रोत्थान की ओर अग्रसर है। इस समय कोई दुविधा दिखाने का कारण ही नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट ये है और इसके लिए अब कार्य करना है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वैसे ट्रेजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन जो शेषाद्री जी की है, उसमें से मैंने अपनी एक पूरी जो मेरी पुस्तक है अनब्रेकिंग इंडिया, अब हिंदी में भी उसका अनुवाद पूर्ण हो गया है, शीघ्र आएगी। उस पहले चैप्टर में ही वहीं से लाइन ली है, मैं उसको कोट करना चाहूँगा। और उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि क्योंकि अंग्रेजी में है, वो पढ़ के फिर मैं अनुवाद करूँगा उसका, कि देयर वर टू टाइप ऑफ बिहेवियरल पैटर्न्स, मुस्लिम एंड नेशनल, विच कोलैबोरेटेड क्लोजली फॉर ईयर्स। कि दो तरह के व्यवहार थे, एक मुस्लिम व्यवहार और एक दूसरा राष्ट्रीय व्यवहार, जो आपस में मिल के उन्होंने कोलैबोरेशन करके सालों तक और अंततः उसमें उसको पार्टीशन को अंजाम दिया, विभाजन को, इन दी फाइनल राउंड। फिर कहते हैं कि जो मुस्लिम व्यवहार था उसके जो कैरेक्टरिस्टिक थे वो क्या थे? एक्रिमनी यानी कलेश, एक्यूजेशंस मतलब आरोप, फिर कंप्लेंट्स शिकायतें, फिर डिमांड्स मांगे, फिर डिनंसिएशंस भर्त्सना, और अंत में स्ट्रीट राइट्स, सड़क पे दंगे। कि ये उनका बिल्कुल, ये उनका व्यवहार का पैटर्न था स्थापित। और इसके प्रत्युत्तर में जो राष्ट्रीय व्यवहार था वो क्या था? कहते हैं कि एक्विसेंस मान लेना, एसेंट स्वीकारोक्ति, कैजुअलरी मान मनोबल, कंसेशंस आप सुन रहे हैं? तो फैल जी आपका ध्यान कहाँ है? मैं ध्यान में हूँ, आपके सामने ही हूँ, दरवाजा बंद करने के लिए इच्छुक था। तो कैजुअलरी यानी मान मनोबल, फिर कंसेशंस, उसके बाद कॉवर्डिस कायरता, फिर सेल्फ रिप्रोच आत्मनिंदा, यानी कि गलती हुई तो उसमें अपनी आत्मनिंदा। ये बेसिकली गांधी के लिए कहा जा रहा है, ये गांधी का कार्य था ये। और फिर अंत में सरेंडर, आत्मसमर्पण। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जो वर्तमान सरकार है उसमें भी ये जो राष्ट्रीय लक्षण यहाँ पर व्याख्यापित किए गए हैं उनमें भी ये दिखने लगे हैं। तो इनका परिणाम भी फिर अंततः वही होगा जो इनका हुआ था। इस्लाम का ये वैश्विक राजनीतिक ढंग है, वो सारी दुनिया में उत्पात करते हैं और उस उत्पात के साथ कहते हैं कि देखिए हमको हमारा दमन किया जा रहा है, यानी हमें बदमाशी नहीं करने दी जा रही, हमें गुंडागर्दी नहीं करनी जा रही। मैं यहाँ स्पष्ट करता चलूं, मुसलमान और इस्लाम में अंतर है मेरे लिए।
जो इस्लाम के राजनीतिक लोग हैं या उसकी राजनीति संभालने वाले मुल्ला हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, सामान्य मुसलमान तो शिकार है उनका, सारी दुनिया में। वो हर जगह ये करते हैं और लोग पीछे हट जाते हैं। किसी भी देश में देशभक्त और देशद्रोही 2 वर्ग होने चाहिए। तीसरा यहाँ पर अराष्ट्रीय वर्ग है, जो इस देश को अपना नहीं मानता, जिसके सारी चीज़ें, सोच इसकी एक माफिया की तरह से हैं, वो अरबी माफिया है। इसका कोई भी राष्ट्रीय व्यक्ति या राष्ट्रीय चिंतन वाला दल या राष्ट्रीय संगठन उसका रद्द करेगा कि नहीं, बदलने की कोशिश करेगा कि नहीं? ट्रेजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन जो बात कह रही है इतनी खरे शब्दों में, सर कार्य में है और सरसंघ चालक की इच्छा, रज्जू भैया की इच्छा से लिखी गई किताब है, उनकी प्रेरणा से लिखी गई किताब, उसकी भूमिका में है। फिर उस पर आपने कार्य क्या किया? आपने कोई योजना बनाई, कोई बदलाव का कुछ तय किए, कुछ डूज और डोंट्स तय किए, जो एप्लीकेबल आपके प्रत्येक संगठन में होने चाहिए। जो बात आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं या और मित्र कह रहे हैं, ये बात संगठन के ध्यान में तो 50 साल पहले, 40 साल पहले आने चाहिए थे और उसके हिसाब से योजना बननी चाहिए। हो ये रहा है कि इन सारी वैचारिक गड़बड़ियों पर एचआर मिनिस्टर का स्टेटमेंट आता है पिछले कि हमने एक कॉमा तक नहीं बदला। ये क्या है? ऐसी चूक कैसे होती है? मोदी जी कहते हैं कि मैं कभी, प्रज्ञा भारती जी को ध्यान रहे कि प्रज्ञा जी ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट नहीं दिया था, उनसे पत्रकार ने पूछा था गोडसे जी के बारे में, तब उन्होंने उत्तर दिया था। प्रतिक्रिया में दिए गए उत्तर कि हाँ वो एक प्रखर देशभक्त थे, ऐसा उन्होंने कहा। इस बात पर मोदी जी कहते हैं कि मैं कभी जीवन में उनको हृदय से माफ नहीं कर पाऊंगा। आप वैचारिक विभ्रम से, संभ्रम से बाहर निकलिए और बिल्कुल स्पष्ट ये राष्ट्रवाद का रथ, बताइए आप पार्लियामेंट में, ये राष्ट्रवाद का रथ है, ये सही दिशा में जा रहा है। इस दिशा को तेज कीजिए, इसके पथ के कांटे बीनिए, इसके ध्वजारोही आप हैं, आप फ्लैगशिप हैं। तो इस फ्लैगशिप के लोग अगर कोई ऐसे उल्टे सीधे बयान देंगे या बेतुके काम करेंगे, ये समय है बिल्कुल रगड़ देने का। इस सारे मामले पर आप और मैं बहस चलाएं, इसकी जगह ये गृह मंत्री की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से स्टेटमेंट जाना चाहिए कि कांग्रेस के किए हुए सम्मेलन में ये स्टेटमेंट आया है और ये इनके लिए आया है, इसके कारण क्या हैं, इस पर विद्वान लोग अपना अभिमत दें कि गांधी जी के बारे में किसी ने गाली क्यों दी और गोडसे जी को पूजनी क्यों कहा, इसके कोई आधार हैं, इसकी चर्चा होनी चाहिए। केवल इतना कह के छोड़ दीजिए, तय समझिए कि बर्फ की इतनी छोटी सी बॉल गोल होके इतनी बड़ी हो जाएगी कि इसकी चपेट में बड़ी 30 मार्का सरकारें गिर जाएंगी। सामने लाइए ना, खुल के बोलिए, इसमें छिपाने की बात क्या है? तथ्य है, अब ये जो भी होगा सामने निकल के आएगा। दोनों पक्षों की किताबें हैं, दोनों पक्षों का जीवन सामने है कि भाई वो ऐसा था, वो ऐसा था, उसने यूं किया, उसने यूं किया। केवल इस बॉल को धकेल दीजिए, एक छोटी सी स्नोबॉल बनाकर लुढ़का दीजिए, ढाल है, बढ़ता चला जाएगा। ये कार्य बहुत जोर शोर से करने का है, अगर अब तक नहीं हुआ तो अब इसको कर जाइए। स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट, इसमें जरा सा भी विभ्रम की जरूरत नहीं है। इसकी ओट से शाहीन बाग हमेशा के लिए निष्कंटक हो जाएगा। इसकी ओट से जो भी उल्टे सीधे काम हैं, क्योंकि आप राष्ट्र के पक्ष में नहीं आते, राष्ट्रवाद को प्रखर नहीं करते, तो अराष्ट्रीय लोग उभरते हैं। अराष्ट्रीय लोगों को स्पष्ट करके किनारे तो करना पड़ेगा, इसे छोड़ा तो नहीं जा सकता। अन्यथा ये राष्ट्र के शरीर पर ये फोड़ा बढ़ता जाएगा और किसी दिन फटेगा। पहले ये हो चुका है, भारत का पूज्य मातृभूमि के दोनों हाथ काट दिए गए। ये पाप दोबारा नहीं चाहिए, तो इसके लिए जो अराष्ट्रीय चीजें हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, वो दंडित होनी चाहिए और राष्ट्रवाद प्रखर होना चाहिए, उभर कर आना चाहिए। बिल्कुल, इसी के साथ अब आज का ये हम कार्यक्रम यहीं समाप्त करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तुफैल जी, आप इस विषय पर एक बहुत क्लैरिटी दी है, इसको साफ किया है
और मुझे आशा है कि जो लोग भी सुन रहे होंगे उनमें पूरी तरह से इसके प्रति एक समझ और विकसित हुई होगी और बिना किसी अपराध बोध के, बिना किसी हीन भावना के वे जो कालीचरण महाराज ने कहा है उसका वो डिफेंस कर पाएंगे। इसी आशा के साथ आप सभी को धन्यवाद। तुफैल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद राष्ट्र।